जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो 7 फरवरी को कलाम एकेडमी की तरफ से रीट मुख्य परीक्षा के लिए पेपर का आयोजन करवाया गया, जिसमें आपके लिए जो 80 क्वेश्चन जो सेम पूछे जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, वो मैंने अलग से करवा दिए और आपने देख भी लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस मैथ के जो बच गए 80 के बाद वाले 70 क्वेश्चन जो बच गए उनके बारे में। तो इसमें मैथ के सभी क्वेश्चन है वो आपको मैं पूरा विस्तार पूर्वक है वो सोल्यूशन देने वाला हूं और पूरे पेपर को आज हम हल कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मैंने आपको सभी पेपर उपलब्ध करवाए हैं और साइंस मैथ का पेपर कोई दे रहा है तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। सभी मैंने पहले से डाले हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब विस्थापन क्या हो। बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब किया गया कार्य क्या हो। जब किया गया कार्य क्या हो, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में हो, बल की विपरीत दिशा में हो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कब होगा कार्य, जब लगाया गया बल, जो विस्थापन है वो लगाए गए बल के क्या हो, विपरीत दिशा में होगा। तो वो कार्य क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है। निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है ध्वनि का तारतम्य आवर्ती पर निर्भर करता है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। तो बता दो फटाफट से इसमें से सही कौन कौन सा हो जाएगा। ध्वनि का तारतम्य आवर्ती पर निर्भर करता है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो एक नंबर है ध्वनि का तारतम्य आवर्ती पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ये भी सही है। और ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है, ये भी इसमें सही है। गलत इसमें केवल एक ही है, 3 नंबर ऑप्शन। तो इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है 1, 2 और 4 जो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, सही है इसमें। देखो कुछ बार मैंने एक दो कमेंट देखे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें, क्योंकि ये कोचिंग का पेपर है, मैं मेरी तरफ से मैं नहीं बना रहा हूँ, तो जो वो उत्तर बताते हैं मैं उनके साथ विरोधाभास भी नहीं रखता। आप सब जब उन पे विश्वास करते हो तो उनकी आंसर की पर भी विश्वास किया करो। मेरा ऐसा कोई उत्तर नहीं होता जो मैं खुद की तरफ से बना के दूँ, क्योंकि जो वो बता रहे हैं उन्हीं पर हम विश्वास करें, वो मैं आपको हूबहू करवा रहा हूँ। तो जरूर आपको कुछ गलत लगता है कोई प्रश्न तो आप व्याख्या सहित लिख दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। व्याख्या कर दिया करो, उसमें बता दिया करो भी ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है, वो हो सकता है एक आध क्वेश्चन ही आता है ऐसा, तो उसमें आप व्याख्या सहित बता दिया करो, जिससे जिसको नहीं पता हो उसको भी क्या पता चल जाए। तो देखो ध्वनि बूम प्राध्वनि गति के कारण उत्पन्न प्रगाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। ध्वनि बूम है वो प्राध्वनि गति के कारण उत्पन्न प्रागाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल आवश्यक है और अनुरणन बारंबार प्रावर्तन से ध्वनि में स्थायित्व की एक स्थिति है। तो बताओ इसमें से जो सही है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें 3 ऑप्शन है और कौन कौन सा सही है आप फटाफट देख लो कि ध्वनि बूम प्राध्वनिक गति के कारण क्या होता है कि उत्पन्न जो प्रागतिक तरंगें हैं उनके संबंध वायु दाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है, बिल्कुल सही है। किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच अंतर 0.1 सेकंड का होना जरूरी है। अनुरणन बारंबार परावर्तन में से ध्वनि में स्थायित्व की एक क्या होती है, एक स्थिति होती है। तो तीनों के तीनों सही, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। 4 ऑप्शन है, ठोस एवं द्रव्य में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव्य में, निर्वात एवं गैस में। तो 84 में क्या सही हो जाएगा, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण है वो गैस एवं द्रव्य में हो सकता है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित हमें करना है 85 नंबर क्वेश्चन में, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो बताओ किससे सुमेलित है, ये हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करेगा, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि में, तो कौन कर देगा, टेलीफोन अभिग्राही द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करेगा, टेलीफोन प्रेषित्र द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करेगा, तो कौन कर देगा इसमें, जनरेटर द्वारा। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन कर देगा, विद्युत मोटर। तो सुमेलित कर दिया हमने, तो किस प्रकार से ऑप्शन सही हुए हैं, ये बी, सी, ए और डी, ये जिस ऑप्शन में है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
उसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों खिलौनों को देखने के लिए उपयोगी उपकरण। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोगी जो उपकरण है वो कौन सा है? पानी के अंदर डूबी हुई पनडुब्बी के बाहर का दृश्य देखने के लिए उपयोगी उपकरण कौन सा है? रंग दिखाने में सहायक कोशिका कौन सी है? रात्रि में दिखाने में सहायक कोशिका कौन सी है? सुमेलित आपको करना है। तो 86 में क्या हो जाएगा, देखो, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोगी जो उपकरण होता है, उपयोगी उपकरण जो होता है वो कौन सा सही हो जाएगा? कैलेडोस्कोप। पानी के अंदर डूबी हुई पनडुब्बी के बाहर का दृश्य देखने के लिए जो उपयुक्त होता है वो कौन सा हो जाएगा? पेरिस्कोप। रंग दिखाने में सहायक कोशिका कौन सी है? शंकु। और रात्रि में दिखाने में सहायक कोशिका कौन सी होती है? शलाका। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डैश डैश का पालन करते हैं। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो समान किसका उपयोग करते हैं? 87 नंबर में। तो किसका? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं दोनों ही, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिष्ट धारा सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखो 88 नंबर में क्या सही हो जाएगा कि जो दिष्ट धारा है वो सदैव किस में प्रवाहित होगी? एक ही दिशा में। बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी, ये भी सही है। और सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? तो देखो शीतकाल का जो समय होता है उसमें जब पानी ठहरा होता है वो ऊपर की जो परत होती है वो क्या बन जाती है? बर्फ। और नीचे क्या रहता है? पानी। तो उसमें जीव है वो जीवित रहते हैं। किस कारण से रहते हैं ये बताना है। तो देखो वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊपर नहीं बता रखा ना, ये तो मैंने बता दिया था कि पानी रहता है नीचे। तो ये ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है? कौन सा यौगिक होता है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो +2 होगी? ऑप्शन आपको दे रखें। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? OF2। 2 तत्व X तथा Y का निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 तत्व X तथा Y का निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। X बराबर Ne 3s², Y बराबर Ne 3s², 3p5। X तथा Y के संयोजन से जो अपेक्षित यौगिक बनेगा वह कौन सा हो जाएगा? तो फटाफट बता दो। 91 में क्या हो जाएगा? XY2। तो 1 नंबर ऑप्शन सही। धुआं एक प्रकार का एरोसोल कोलाइड है जिसमें होता है, धुआं एक प्रकार का एरोसोल कोलाइड है जिसमें होता है, क्या होता है धुएं में? 92 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है। क्या? धुआं एक प्रकार का एरोसोल कोलाइड है जिसमें होता है प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण, रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण, धातु शोधन में, मूत्र की जांच में। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही सुमेलित इसमें हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो 93 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के शुद्धिकरण में, कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण किससे? क्रिस्टलिन विधि द्वारा। रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण किससे होगा? वर्ण लेखिकी से। धातु शोधन में क्या प्रयुक्त होगा? पृथक्कारी कीप। और मूत्र की जांच में अपकेंद्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा? सही। एंटासिड होते हैं, एंटासिड होते हैं, क्या होते हैं? एंटासिड भस्म होते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का रासायनिक नाम। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इनमें कौन सा हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन होता है मक्खन का खट्टा होना, क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। अभिक्रिया के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा गलत है? तो 2PbOS प्लस में C 2PbCO2। तो बताओ इसमें कौन सा कथन सही गलत हो जाएगा? कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, लेड अपचयन हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो बताओ इसमें गलत कथन कौन कौन सा है 97 नंबर क्वेश्चन में? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम बात करें
तो लेड अपचयन हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। इसमें दो ही ऑप्शन सही है, कार्बन का अपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये इसमें सही है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? एलपीजी के जो घटक होते हैं वो हमसे पूछा है कौन कौन से होंगे। तो देखो मीथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो एलपीजी के जो घटक होते हैं वो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो संतरे में पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल। एड्स का एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बनाता है? एड्स जो रोग होता है, एचआईवी वायरस है, वो कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट करे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। तो कौन सी? लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको क्या करता है? नष्ट, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो डॉल्फिन व वेल का हृदय विनस हृदय कहलाता है। डॉल्फिन और जो वेल मछली का हृदय जो होता है वो क्या कहलाता है? विनस हृदय कहलाता है। और सत्य कथन हमसे पूछा है, क्या सही है क्या? बिल्कुल गलत है। मनुष्य में हृदय चक्र में 8 मिनट का समय लगता है, बिल्कुल गलत है ये भी। और अमाशय की जाइमोन कोशिका HCl स्रावित करती है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl स्रावित करती है और सड़ने से बचाता है, तो ये भी गलत है। और अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही है कि अग्नाशय जो रस होता है उसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा है वो दी जाती है। निम्नलिखित में से विकल्प में सही नहीं जो है वो हमें बताना है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। 102 में तो जंतुओं में अतिरिक्त वसा का संग्रह वसीय योजी उत्तक करता है। तो जो जंतु होते हैं उनमें जो अतिरिक्त जो वसा होती है उनका जो संग्रह है वो कहाँ होता है? वसीय योजी जो उत्तक होता है वो कर देता है, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो गुणसूत्र जो होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, बिल्कुल सही है। और कैल्सीफेरोल हार्मोन की तरह कार्य करता है। जो कैल्सीफेरोल जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? हार्मोन की, बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है कि कीट के बाह्य कंकाल में सेलुलोज सर्वाधिक होता है, ये इसमें गलत है। उसके बाद हम बात करें 102 के बाद 103 की। पक्षी व सरीसृपों में मुख्य N2 युक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? पक्षी व सरीसृप जो होते हैं उनमें N2 युक्त उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा होता है? 103 में क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। निम्न में कौन सा कार्य थायरोक्सिन का नहीं है? जो थायरोक्सिन का जो कार्य नहीं है वो हमसे पूछा है। तो देखो कोशिकीय श्वसन को बढ़ाता है, बिल्कुल करता है। उपापचय की दर को बढ़ाता है, ये भी काम है। और मेंढक के लार्वा में कार्यांतरण का प्रेरण है, बिल्कुल सही है। मूत्र में पानी की मात्रा का नियमन थायरोक्सिन है वो नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। और इसमें लिखा है करता है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा है ना। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के कारण होता है? कौन सा रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है? 135 में तो क्या होता है? मेरासमस जो रोग होता है, मेरासमस जो रोग होता है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है। रक्त स्कंदन कारकों का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित बताना है। कारक फोर्थ क्या है? कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन से, क्रिसमस कारक से, स्टुअर्ट कारक से और पीटीसी। तो आपको बताना है ये जो कारक आपको दे रखे हैं इनमें बताना है कि जो सही सुमेलित नहीं है वो हमको बता देना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा। तो बताओ, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पीटीसी, स्टुअर्ट कारक, क्रिसमस कारक और कैल्शियम आयन। तो इसमें कौन कौन सा है वो सही हो जाएगा और कौन है वो गलत हो जाएगा, ये हमें बताना है। कारक 10 दे रखा है, कारक 9 दे रखा है, कारक 11 दे रखा है, तो हमें बताना है जो सुमेलित नहीं है वो हमको बता देना है। 106 में तो कौन सा नहीं है? पीटीसी वाला 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें क्या है? गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रकाशीय श्वसन की घटना प्रोक्सीसोम में होती है। प्रकाशीय श्वसन की जो घटना है वो कहाँ होती है? प्रोक्सीसोम में होती है। और रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय। और बायोफिल्म व बिगोनिया में पर्ण से कायिक प्रजनन होता है। बायोफिल्म व बिगोनिया में पर्ण से कायिक प्रजनन होता है। तो तीनों की तीनों इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही। निम्न में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। एनपीके पादपों में क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। एनपीके पादपों में क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। एथिलीन एकमात्र प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। जाइलेम मर्द्युतक जाइलेम का एकमात्र जीवित घटक होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो देखो ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो बढ़ती नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है? तो ऐसा विकल्प जो लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है वो हमसे पूछा है 109 में। तो कौन सा हो जाएगा? असंग जनन है वो लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। बाकी युग्मन जनन है, निषेचन है, विदलन है, वो सभी लैंगिक जनन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? जो सूर्य का जो ग्रह नहीं है वो कौन नहीं है? 110 नंबर में तो कौन नहीं है? सीरियस है वो सूर्य का ग्रह नहीं है। अब आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन। और मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको पता है हमेशा मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो आज हम करने वाले हैं, आराम से
लास्ट तक ये वीडियो देखना है। P बटा Q बराबर दे रखा है 0.6 प्लस में 0.06, 0.006 प्लस में 0.006 प्लस डॉट डॉट हो तो P बटा Q का मान क्या लिख सकते हैं। एक छोटी सी चीज है, देखो 0.6, उसके बाद में 0.6, 0.006, इसको क्या लिखेंगे हम, एक और लिख लेते हैं, जोड़ लो तो इसको लिखेंगे 0.6666, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो अब बताओ इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आते जाएंगे, जितने आगे 6 लिखते जाएंगे उतने क्या करते जाएंगे, हम आगे जीरो लगाते जाएंगे। और आपको पता है 0.66 जो बार होती है वो किसका मान होता है, 111 में। सिंपल सी बात है, 2/3 को कहते हैं। 3 का भाग दे लो 2 में, पॉइंट जीरो आ जाएगा। पॉइंट कितने हो गए, 20, 3 छक्के 18, कितने बच गए 2, फिर पॉइंट लगाए जीरो आ जाएगा, 20, 3 छक्के 18, ऐसे ऐसे होता जाएगा। और यही हमें बताना था। उसके बाद में देखो लिखा है 288, 289, 290 प्लस इंटू 291 प्लस में P एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जहां एक पूर्ण संख्या है तो P का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। हमसे ये पूछा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है कि ये एक ऐसे आप गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका क्या निकल सकता है, अंडर वाला मान हमें आ सकता है। हमें तो P का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है ये हमें बताना है। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यह चाहिए होता है कि अंत में क्या होना चाहिए, जो आपका नियम जो होता है ना कि पूर्ण वर्ग संख्या कब हो सकती है। पूर्ण वर्ग संख्या में होता है एक तो 4 आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या में ही तो आता है। देखो 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 4 आ सकता है लास्ट में। उसके बाद में हम बात करें 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 आ सकता है, 5 5 25, 6 6 36, 9 आ सकता है। और उसके बाद में हम बात करें 9 आ सकता है। और कोई संख्या है क्या आ सकती है, 8 के में आएगी 4, 7 में आएगा 9, 6 में आएगा 6, 5 में 5, 3 में 9 और 4 में 6 लिख लिया हमने, 5 में 4। तो ये संख्याएं अगर किसी के अंत में आ रही एक 0, अगर ये संख्याएं किसी संख्या के अंत में आ रही हैं, चाहे हम कोई भी संख्या ले रखी है, हमें 0 जो जोड़ कर रखा है, गुणा कर रखा है, भाग कर रखा है, अगर इकाई अंक उनका अगर इनमें से कोई है तो वो क्या मानी जाएगी, लगभग वो पूर्ण वर्ग संख्या है वो मानी जाएगी, लगभग मानी जाएगी। ये नहीं कह रहा कि मैं मानी ही जाएगी, मैं कह रहा हूं मानी जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी संख्या में अगर पहले से ही अगर इन अंकों में से आपको नहीं मिल रहा तो आप मान लीजिए वो पूर्ण वर्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो इसमें हम बात करें, देख लें इकाई अंक इसका क्या हो सकता है। तो देखो हम बात करें 8 निम्मा 72, इकाई अंक 2, ठीक है। बात करें 2 हो गया, इसके बाद में 2 को 0 से 0 आ गया तो लास्ट में इसमें 0 दे रखा है, कन्फर्म हो गई बात। 0 इसमें क्या कर रखा है, दे रखा है। तो सीधी सी मतलब बात है कि 0 में ऐसे इसका सभी का इकाई अंक क्या आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि एक 0 आ गया, 2 और किसी में इकाई अंक है नहीं तो इसमें इकाई अंक कितना आएगा, 0। तो ये इतनी तो पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें पता चल गया। लेकिन क्या कह रहा है ये प्लस में P। अब बताओ अब P क्या होनी चाहिए, और P लिखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, P का भी इसने कह दिया कि P भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो बताओ 0 में ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ूं जिससे क्या बनी रहे, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही बनी रहे, और जो हमने जोड़ा है वो भी क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखो हम क्या जोड़ सकते हैं, 0 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या बन सकती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। क्या बन सकती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। 112 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं 4 जोड़ूं, नहीं 4 जोड़ूं तो भी बन जाएगा, 5 जोड़ूं तो भी बन जाएगा, 6 जोड़ूं तो भी बन जाएगा। तो 0 में हम कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि न्यूनतम ऐसी क्या होनी चाहिए। देखो एक भी तो होता है ना, एक भी तो आता है पूर्ण वर्ग में, 11 का आप करोगे तो आता है ना, बिल्कुल 0 भी आएगा 1 भी आएगा। तो हमसे यह पूछा है कि P का न्यूनतम मान ज्ञात करो, और P क्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 0 तो यहां हम ले नहीं सकते P को, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बताया हमें। तो बताओ 1 अगर मैं ले लूं तो 1 बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, है कि नहीं। अंडर रूट में रखोगे तो मान आना जरूरी है, 0 का तो नहीं आएगा। तो 1 मैं ले लूं, यहां से इधर वाले में 0 था इकाई अंक, तो इसमें 1 और जोड़ दूं तो लास्ट में क्या आ गया, 1 बन रहा है। 1 अपना हमें पता है कि 11 का वर्ग होता है 121, तो सीधी सी बात है जहां 1 आए वहां वर्ग बन सकती है संख्या, 0 आए वर्ग बन सकती है, लास्ट में 4 आए वर्ग बन सकती है, 5 आए बन सकती है, एक संभावना होती है। लेकिन अगर इनके अलावा अगर आ रहा है तो वो तो सीधे ही पता है हमें पूर्ण वर्ग होगी नहीं। तो इसमें न्यूनतम मान क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो बात करें हम आगे वाले प्रश्न की। अब तो देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, आपको घन बताने हैं इसमें, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले में क्या दे रखा है, 4,93,039 का घन कितना होता है, 79 होता है। उसके बाद में मैं बात करूं 54,872 का वर्ग क्या होता है, 38 होता है। और 9,12,673 का क्या होता है, 97 होता है। जोड़ दीजिए सभी को, कितना उत्तर आ जाएगा, 214 उत्तर आ जाएगा। यही आपका उत्तर है।
उसके बाद में देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आराम से समझ लेना। एक्स की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 में x माइनस 3 का भाग दें तो शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो के का मान हमसे पूछा है। तो देखो मैं भाग दे लेता हूं इसमें, x की क्यूब प्लस में 2x की स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 3, x माइनस 3 का क्या देना है, भाग देना है। तो बताओ मैं x माइनस 3 को किस संख्या से गुणा करूं कि हमें x की क्यूब आ जाए। तो x से कर दे एक बार, तो आ जाएगा x की क्यूब माइनस में 3x, ठीक है, कर दो, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों से कट जाएगा और 2x की स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इधर x लिया ना, x की स्क्वायर लेना पड़ेगा भाई क्योंकि x की क्यूब है। तो ये तो हो जाएगा x की क्यूब और ये कितना हो जाएगा 3x की स्क्वायर। तो 3x की स्क्वायर और 2x की स्क्वायर कितना, 5x की स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3, ये हो गया। अब बताओ मैं किससे गुणा करूं, x माइनस 3 को किससे कर दूं मैं, प्लस में 5x से कर दूं क्या, 5x से कर देता हूं मैं। तो 5x को x से गुणा करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5x की स्क्वायर प्लस माइनस में 5x को 3 से करेंगे 15x, ये लो माइनस प्लस 5x की स्क्वायर से 5x की स्क्वायर कट जाएंगे और यहां से आपके पास मान आ जाएगा देखो kx और प्लस का 15x प्लस में 3। मैं थोड़ा ऊपर से मिटा दूं क्या जिससे ये प्रश्न हो जाए और याद रख लेना है आपको। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ठीक है, जिससे याद रह जाए अपने पास और क्वेश्चन अपना ये बना रहे और हम इसको कर पाए। तो देखो मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में हमें देख लेते हैं, एक मिनट, ये लो मिटा दिया ये। अब हम आगे कर लेते हैं। तो देखो हम आगे करते हैं तो अपने पास से क्या मान आया था कि 15x प्लस में kx, ठीक है, और प्लस में आया था हमारे पास 3। अब बताओ मैं किसका भाग दूं। तो बताओ मैं यहां x कॉमन ले लूं और अंदर आ जाएगा अपने पास 15 प्लस में k प्लस में 3, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे x से इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो x हट जाएगा तो x से गुणा करते ही क्या कर देंगे, 15 प्लस k से गुणा कर देते हैं, ठीक है, x से गुणा नहीं करना, प्लस में 15 प्लस में k से आप गुणा कर दो तो x तो वहां है ही, तो x 15 प्लस में k प्लस में 3, तो आप कर दो। अब इसको हटा करोगे तो माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। आगे गुणा करोगे ना 15 प्लस k का 3 से गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 और उसके बाद में प्लस में माइनस में 3x, और इधर भी तो माइनस ही है ना, माइनस में 3x और ऊपर वाला प्लस 3, ये आ जाएगा नीचे। अब देखो यहां पे हमारे पास माइनस में तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो उत्तर आ गया हमारा 3x प्लस में 45 और 3 48, शेषफल आ गया। लेकिन शेषफल हमें क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। तो रख दो मान, कि मान क्या रख देना है अब हमें कि 3x प्लस में 48 बराबर क्या दे रखा है हमें, शेषफल 21। तो बताओ 3x बराबर क्या आ जाएगा, 21 माइनस में 48, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 27 आ जाएगा माइनस का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 9। देखो आपको सारी चीजें एक साथ दिखी तो नहीं, लेकिन आपको तरीका समझ में आ गया कि भाग देना है और जो भी शेषफल आए वो उसको सामने रख देना 21 के। एक बार और आप अगर स्किप वापस जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको दोबारा से देख लेना, -9 इसमें उत्तर हो जाएगा। यदि m प्लस में 1 बटा m माइनस 2 बराबर 4 है तो m माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस में 1 बटा m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आपको क्या करना है, उत्तर बताना है इसका क्या बन जाएगा। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। क्या करना है, देखो उत्तर में आपको m प्लस का 1 बटा m माइनस 2 बराबर आपको दे रखा है 4। क्या दे रखा है, 4। तो देखो m प्लस में 1 बटा m माइनस 2 बराबर 4, ठीक है। अब देखो ये m माइनस 2 आ जाएगा एलसीएम, तो क्या बन जाएगा, m इंटू में m माइनस में 2 प्लस में 1 बटा में m माइनस में 2 बराबर 4। अब ये m माइनस 2 क्या चला जाएगा इधर बराबर, और इधर आप गुणा कर दो तो m की स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4m माइनस में 8। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण। क्या आया, m की स्क्वायर माइनस 2m प्लस में 1 बराबर आ जाएगा 4m माइनस में 8। याद रख लोगे क्या। तो अब इसको क्या कर देते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास आया m की स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में क्या आया हमारे पास में 1 आया, उसके बाद में 4m माइनस में क्या आया 8। तो ये लो, अब ये 4m क्या ले आओ, आप इधर ले आओ, तो m की स्क्वायर माइनस में इधर 4m प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6m प्लस में क्या है 1 और ये 8 माइनस में, तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में। तो m की स्क्वायर माइनस 6m प्लस में क्या आ गया 9 आ गया, और बराबर क्या आ गया हमारे पास में 0। m का मान ज्ञात कर लो आप यहां से, तो m का मान ज्ञात करोगे तो m की स्क्वायर माइनस में 3m माइनस में 3m प्लस में 9 टुकड़े कर दो आप इसके, तो यहां पे आ जाएगा m कॉमन, m माइनस में 3 आ जाएगा, इधर माइनस में 3 तो क्या आ जाएगा m माइनस में
कितना आ जाएगा 3 बराबर 0। तो बताओ m माइनस 3 बराबर 0, तो m बराबर क्या आ गया 3। m का मान हमारे 3 आ गया, तो आपको उत्तर में क्या रखना है प्रश्न में, तो ये इसमें रख दो m का मान। तो 3 माइनस में 2 क्या बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 1 बटा m का मान 3 माइनस में 2 1 आ जाएगा, तो 1 बटा में 1, उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, और यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस 16 का एक गुणनखंड है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पा रहे तो एक सोचने वाली बात है, हम एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो इसमें आप कोई भी ऑप्शन उठा लो और उसमें क्या कर लो गुणा। तो जैसे देखो ये 3x प्लस वाई प्लस में 4 और 3x वाई माइनस में 4, ये क्या बन गया a प्लस में b और a माइनस में b बन गया ना, जहां a हो जाएगा 3x वाई और b हो जाएगा 4। तो देखो 3x वाई की स्क्वायर, तो a माइनस में b और a प्लस b को क्या लिखते हैं हम a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारे, ए क्या है हमारे पास 3x वाई है, तो 3x वाई का स्क्वायर क्या लिख देंगे 9x की स्क्वायर वाई का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह आता है, b का मान 4 है, तो b का मान 4 है तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बताओ ये उत्तर आ गया कि नहीं, तो यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। के किस वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 2y बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 1 के अनगणित हल होंगे। अनगणित हल कब होंगे, जब x और y के मान हमारे क्या हो जाए कट हो जाए, तो वो किसके मान क्या होते हैं अनगणित होते हैं। तो देखो k माइनस में 1 इंटू में x प्लस में 2y बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 2 है, तो इसको क्या कर लेना है अब आगे हमें सोल्व कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो k बराबर आप कुछ भी रख सकते हो, k बराबर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी आप जो आप रखना चाहो ऑप्शन से उठा लो, आप जो भी ऑप्शन के हिसाब से कर लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे मैं उठा लूं k बराबर 3 उठा लूं, तो k बराबर अगर मैं 3 रखूंगा तो इस समीकरण में रखूंगा 3 माइनस में एक क्या हो जाएगा 2 इंटू में x, तो 2x प्लस में 2y बराबर क्या आ जाएगा 2। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में y 2 कॉमन बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस में y बराबर क्या आ जाएगा 1, और ऊपर भी क्या दे रखा है x प्लस y बराबर है 1। दोनों की समीकरणों की तुलना करोगे x और y अपने आप कट जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अनगणित हल। तो अपना k बराबर क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। इजी सा क्वेश्चन है। 118 की मैं बात करूं कि सुरेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 90 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ऐसा क्वेश्चन आना आपके लिए स्वाभाविक है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। 36% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसने प्राप्त किए केवल 24%, तो बताओ कितने से फेल हुआ, वो कितने अंकों से फेल हुआ, कितने परसेंट से फेल हुआ। 36 में से 24 घटाओगे कितने बचे, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में शायद 12 बच जाएंगे ना, क्योंकि 36 में से 24 घटाएंगे 12%, तो वो 12% से फेल हुआ है। 36 आ जाता है तो पास हो जाता है, लेकिन 24 ही आए उसके। लेकिन कह रहा है कि वो 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, कि 12% जो आप वैल्यू बता रहे हो ना, उनके अंक अगर निकालेंगे तो कितने होंगे 90 नंबर कम हुए। तो बताओ 12% की वैल्यू कितनी 90। हमसे पूछा है कि पेपर कुल कितने नंबर का था, तो 12 का मान जो 90 है, तो हमसे तो पूछा है 100 का, तो 100 का मान हमें निकालना है। 4 से काटोगे 3 बार, ये कट जाएगा 4 से 25 बार, 3 से काटोगे 30 बार, और 25 क्या होते हैं 75, तो 750 क्या आ जाएगा अपना उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखो ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए भुगतान करे तो ए के लिए घड़ी का लागत मूल्य। ए है, उसने घड़ी बी को बेची, ए को मान लो 100 रुपए की घड़ी है, उसने बी को 20% लाभ पर बेची, इसका मतलब 120 में बेची, और बी क्या करता है इसको 25% लाभ पे सी को बेचेगा। तो बताओ बी को जब 120 रुपए लग रहे हैं, तो इसका 25% लाभ पर अगर सी को बेचे तो 120 का 25 कितना हो जाता है 12 पंजू 60, 6, उसके बाद में 12 दूनी 24, 30 और हो जाता है। तो 120 में तो इसको लगाए, 30 रुपए फालतू में बेचेगा, तो सी को कितने में बेचा इसने 150 में। और ये कहता है कि सी ने 275 रुपए दिए, मतलब ये जो 150 मान है ये किसके बराबर है 225 के बराबर है, 275 नहीं 225 के बराबर। तो बताओ 150 को कितने से गुणा करने से 225 आ रहा है, कितने से गुणा करने पर, तो 3/2 से आप गुणा करोगे 150 को तो 225 आएंगे। तो सभी को कर दो, लागत आ जाएगी। तो हमें चाहिए ए के लिए घड़ी का लागत मूल्य, तो 3/2 से आप गुणा करोगे, 3/2 से आप गुणा करोगे किसको 100 से, तो 2 का भाग दोगे 50 बार, और 50 को गुणा करोगे 3 से 150, यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, देखो यदि ए का 30% बी के 0.25% के बराबर है, 0.25 के बराबर है भाई, सी का 1/5 हो, तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद आप साइंस मैथ की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, अनुपात बताना है। तो देखो ए का 30% का मतलब क्या हो जाएगा 30/100 बराबर कह रहा है ये बी का 0.25, तो 0.25 को क्या लिख सकते हैं हम 25/100, हटा दो इसको, 100 से 100 काट दो दोनों तरफ है, 5 से काटोगे 6 बार और 5 से काटोगे 5 बार, तो ए बटा में बी क्या आ जाएगा 5/6। इसका मतलब ए अनुपात बी कितना आ गया 5/6। अब हम बी अनुपात सी और निकाल लेते हैं। तो देखो
बी दे रखा है बी का 0.25 बटा में 100 बराबर क्या कह रहा है कि सी का 1/5। तो इसको हटाओगे कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, तो 1/4। तो बताओ सी तो आ जाएगा बी के नीचे और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 4:5। कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, और ए अनुपात बी कितना था, 5:6। तो देखो ए अनुपात बी तो आया था 5:6 और बी अनुपात सी कितना आया है, 4:5। बताओ निकाल सकते हो क्या, 4 को 5 से गुणा करोगे 20। ठीक है, कितना आ जाएगा 20। उसके बाद में आपको क्या करना है, 5:6 और 4:c अपने पास क्या आ गए, मान आ गए। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 6 को क्या कर दो, 4 से गुणा 6 चौके 24 और 6 को क्या कर दो, 5 से गुणा 6 5 30। ठीक है, अब आप इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 10 12 और कितना आ जाएगा 15। ये क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा अपना, सही बन जाएगा। उसके बाद में देखो कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दे रखा है कि समय जो है वो है 4 वर्ष, मूलधन क्या है, पी है, और बता रहा है कि ब्याज जो है इस पी का 1/4 है। तो मतलब ब्याज ऐसा ही बराबर क्या है, p/4। दर ज्ञात कर लो, ब्याज पता है, समय पता है, मूलधन पता है, दर आ जाएगी। तो ब्याज है हमारे पास में p/4, तो 4 क्या आ जाएगा नीचे, p कितना है मूलधन, और दर कितनी है हमारे पास में, दर तो ज्ञात करनी है लेकिन समय कितना है 4। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, बताओ, सोल्व कर लो, पी से पी कट जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार, तो दर कितनी आ गई, 25/4 आ गई। 25/4 हमारे पास दर आ गई, और 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25/4 को क्या लिख सकते हैं, बताओ, 6 चौका 24, 1 बच गया, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 6.25 आ गई यहाँ से दर हमारे पास। हमें बताया है कि उसी राशि का जो मिश्र धन है वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 450। तो देखो कोई भी राशि है, हमें नहीं पता, पी कोई राशि है, ठीक है। अब इसमें जो भी ब्याज जुड़ेगा, पी का 2 वर्षों तक ब्याज जुड़ेगा 6.25 की दर से, और ये कितनी बन जाएगी, 450 रुपए बन जाएगी। ये आपको क्या करना है, सरल करना है। इस 0 से 0 उठाओगे तो भाग और चला जाएगा 100 का, 25 से इसको काट दो, 625 बन गया ना ऊपर, तो 25 से कट जाएगा 25 बार, और ये कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 4 बार, 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको 8 से गुणा करना है, 8 से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो p प्लस में p इंटू में, ऊपर तो कोई संख्या बची नहीं ना, बटा में क्या आ जाएगा 8। इसको सोल्व कर लेना, जो भी उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, अपना उत्तर बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, अपना उत्तर बन जाएगा, आपका जो भी मान आएगा वो सही हो जाएगा। या आप सीधा करोगे तो दर हमारे पास आ गई 6 पॉइंट कितनी, 6 पॉइंट कितनी आई थी, 25 ना, तो 6.25 आई थी। तो देखो 100 होता है अपने आप में कोई भी राशि। अब कह रहा है 2 साल का ब्याज मिला दें अगर इसमें, तो मिश्र धन बन जाएगा ना। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज देखो 6.25 आर इंटू टी कर दो, किससे गुणा, 2 से। तो 6.25 को अगर 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 12.5। तो 100 तो मूलधन था और 12 पॉइंट क्या हो गया, 5 अपने पास ब्याज, तो मिश्र धन कितना, 112.5। इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, 450। भाग देना है और हमें राशि चाहिए, 112.5 इंटू में क्या कर दो 100, काटोगे तो मान आ जाएगा अपना कितना, 400 रुपए। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 65 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने अलग से आपको करवा दिया है, अपने यूट्यूब चैनल पे देख लेना। मैंने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन करवाया 3 साल को लेकर। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको कभी भी आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चक्रवर्ती ब्याज का तो मैं स्पेशल कह सकता हूं कि आपको कोई सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, केवल इतना समझना होगा कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। इसके अलावा आपको चक्रवर्ती ब्याज में कोई भी बात याद रखनी नहीं है। तो देखो, धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। दर दे रखा है 10% है, हटा दो इसको, एक क्या आ जाएगा, 10/100, क्या लिख सकते हैं, 1/10। मैंने बताया कि जो भी दर को परसेंट हटाने के बाद जो भी नीचे मान आए उसका क्या ले लो, वर्ग ले लो, वो क्या बन जाएगा, मूलधन। तो ये लो मूलधन ले लो 100। अब SI और CI लिख लो, 1 साल का दूसरे साल का, 100 रुपए का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। तो दूसरी साल भी 10 थी। अब पता है कि CI और SI पहले साल के बराबर होते हैं, तो ये लो 10। दूसरी साल का जो CI आएगा वो 10 रुपए तो आ ही गया, प्लस में जो ये 10 रुपए ब्याज है इस पर भी ब्याज कितना, 1/10 लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 11। अंतर कितना आ रहा है बताओ, ये तो बन रहा है CI 20 रुपए, लेकिन SI तो बन रहा है 20 और CI कितना बन रहा है, 10 प्लस में 10 प्लस में 1 मतलब 21 बन रहा है। तो एक अंतर आ रहा है और ये बता रहा है कि अंतर 65 है। तो बताओ एक का मान कितना, 65। हमें धनराशि चाहिए, धनराशि कितनी होती है, 100%। एक का मान 65, तो 100 का कितना, 6500। उत्तर बन गया।
कुछ भी याद नहीं करना, 2 साल के अंतर का ब्याज का सूत्र वगैरह कुछ भी याद नहीं करना, याद नहीं रहेगा। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? प्रथम 20 अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए कितनी, 2 3 5, ठीक है, 7 11 13 ऐसे 17 19 ऐसे आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी है और अंत में बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करती है कि जितनी बार 5 और 2 आ रहे हैं उतनी ही बार क्या बढ़ती जाएगी, जीरो की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो आप 20 अभाज्य संख्याएं लिखोगे तो 2 और 5 है वो यही आते हैं, इसके अलावा कोई भी 2 और 5 इसमें आगे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जीरो कितनी बार आएगा, एक ही बार। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण x की स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 2 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से इसको क्या कर लेना, समझ लेना और थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ, सीधा करवा रहा हूँ, तो थोड़ा समझ लेना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको पता है मूल कैसे ज्ञात होते हैं, मूल ज्ञात होते हैं माइनस में b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2, जहां पे दोनों मूल क्या होते हैं, एक बार तो लेना है प्लस और एक बार माइनस, मतलब माइनस में b प्लस में अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 a, एक तो एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा माइनस में b माइनस में अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस से 2ac 4a b स्क्वायर माइनस से 4a बटा में क्या आ जाएगा 2a, ये हो जाता है इसमें क्या मूलों के। देखो मैं बता देता हूं, माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में क्या आ जाएगा 2a। अब देखो इसमें मूल दो प्रकार के हो जाते हैं, एक बार तो ये माइनस का चिन्ह ले लो यहाँ पे और एक बार क्या लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। दोनों मूल आ जाएंगे, फिर उनका व्युत्क्रम करना है। तो देखो अब देखो पहले a और b का मान भी तो पता होना चाहिए। तो देखो कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसमें x की स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो तो क्या होता है, a का मान। तो बताओ इसमें कितना है, 1, तो a बराबर क्या है 1, याद रख लेना ये चीज। और x के गुणा में जो होता है, x की स्क्वायर के गुणा वाला a और x के गुणा में जो होता है वो क्या होता है b, तो b बराबर क्या है माइनस में 8। उसके बाद में जो भी नॉर्मल जो संख्या अगर दी रखी है वो क्या हो जाती है, c का मान। तो कितना है यहाँ पे 2, a 1 है, b माइनस 8 है, c यहाँ पे 2 है, याद रख लेना, थोड़ा मैथ के स्टूडेंट हो थोड़ा तो याद रख सकते हो। अब देखो अब हमें कर लेते हैं समीकरण में रख देते हैं। तो पहले मैं रख देता हूं माइनस में b माइनस में अंडर रूट 4 b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। b क्या लिया, माइनस में 8, तो बताओ माइनस में 8 और माइनस में 8 b रखेंगे, देखो माइनस 8 बार भी माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो ये 8 यहाँ पे पहले माइनस का लिया माइनस में अंडर रूट b स्क्वायर कितना है माइनस का 8, तो स्क्वायर करोगे तो 64 प्लस का बन जाएगा, माइनस में 4ac तो 4, a का मान 1 और c का मान 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा में 2a, a का मान 1 है तो बटा में आ जाएगा 2। तो देखो 8 माइनस में अंडर रूट 64 में से 8 निकालोगे 56 आ जाएंगे बटा में 2। अब बताओ इस 56 को 7 इंटू 8 लिख लो आप, और इस 8 को क्या लिख दो 4 इंटू 2। तो बताओ इस 4 का क्या चला जाएगा, 2 बार नहीं चला जाएगा क्या, अंदर कितना बच जाएगा 14। तो देखो 8 माइनस में 2 अंडर रूट 14 बटा में 2। अब इस 2 का भाग दोगे, इस 8 में दोगे तो कितना जाएगा 4, और इस अंडर रूट 14 में दोगे तो कितना हट जाएगा 2 हट जाएगा, तो माइनस में अंडर रूट 14। एक मूल तो आ गया अपना 4 माइनस में अंडर रूट 14, याद रख लेना। आप थोड़ा देख लो इसको, इस प्रकार में करना है। एक आ गया माइनस का चिन्ह लेने पर 4 माइनस अंडर रूट 14। अब दूसरा मूल आप सभी को पता है, आपने मैथ पढ़ी है कि बीच में प्लस का चिन्ह आएगा तो इतना ही बदलेगा कि 4 प्लस में रूट 14, सभी को पता है, ऐसा तो इतने ज्ञात ही कर सकते हो। यहाँ पे मैंने माइनस माना है, यहाँ पे आपको प्लस की लेके ही तो करना है, बाकी तो वही पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, तो कर लोगे ना। तो एक मूल आ गया 4 माइनस रूट 14 और दूसरा मूल आ जाएगा 4 प्लस में रूट 14। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अल्फा और बीटा हो गई, ये अल्फा एक मूल तो हो गया अल्फा 4 माइनस में रूट 14 और बीटा बराबर क्या हो गया 4 प्लस में रूट 14। व्युत्क्रम पूछा है तो मतलब 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का योगफल हमें चाहिए। तो देखो 1 बटा में 4 माइनस में रूट 14 और प्लस में क्या 1 बटा 4 प्लस में रूट 14, इसका जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा उत्तर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि नीचे जब ऐसे अंडर रूट में माना जाए तो इसको पहले हटाना होता है। तो देखो मैं हटा देता हूं इसको, एक हटा के दिखा देता हूं। 1 बटा 4 माइनस में रूट 14 है, तो देखो जब भी आपको नीचे अंडर रूट हटाना हो तो इसके विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं गुणा, तो इंटू में क्या कर दो 4 प्लस में रूट 14 बटा में 4 प्लस में रूट 14 से गुणा। तो बताओ नीचे क्या हो गया, a माइनस में b और a प्लस में b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर 4 और b क्या है अंडर रूट 14, तो a स्क्वायर करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 14, तो माइनस में है तो ये, तो नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास में 2 बन जाएगा और ऊपर क्या है 4 प्लस का अंडर रूट 14। तो एक तो मूल हो गया अपना व्युत्क्रम, मूल का व्युत्क्रम हो गया 4 प्लस का अंडर रूट 14 बटे में 2। ठीक है, अब दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा आप सभी को पता है कि जब इसमें क्या आ गया,
इसमें क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इधर वाले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और बीच में क्या लेना है, हमें प्लस का चिन्ह लेना है। क्या लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। अब इसमें प्लस आ गया ना, तो ये लो मैं प्लस ले लेता हूं, और इस तरफ क्या आ जाएगा, अब माइनस वाला चिन्ह, √14/2 दो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 प्लस में √14 प्लस में 4 माइनस में √14 से √14 कट जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, 4 और 4 8 है, 8 में 2 का भाग देगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 4। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में देखो दे रखा है 3x प्लस में 1 प्लस में 3x माइनस 1 बराबर 90। तो x का मान, यहाँ पे x का मान कोई भी रख के देख लो ऑप्शन में से, तो जो उत्तर मैच कर जाएगा अपने 90 आने में, वही क्या हो जाएगा, अपना ये उत्तर हो जाएगा। तो देखो मैं x बराबर रख देता हूँ, कितना रखूँ x बराबर में, तो मैं x बराबर में रख देता हूँ, देखो 3 रख देता हूँ। x बराबर में क्या रख दूँ, 3 रख दूँ। तो देखो 3x प्लस में 1, तो इसका मतलब क्या बन जाएगी, ये 3 की पावर 4 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस में 3 की पावर x माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 2। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। उत्तर क्या हो गया अपना 90। तो सही आ रहा है, तो ये हो जाएगा सही। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को आता है। संगत कोण एकांतर कोण हमें पता होना चाहिए, हमें दे रखी है। समांतर रेखाएं हमें दे रखी है, x अनुपात y बराबर 2:3, तो z का मान हमें पूछा है। तो देखो x और अनुपात y का जो मान है, अगर मैं x और y को जोड़ूं तो बताओ मान कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, पता चल गया होगा आपको कि x और y। अब बताओ यहाँ पे जो y का मान है ये किसके बराबर होगा, इधर के ही तो बराबर होगा ना, जो भी मान आपका आएगा उसके क्या हो जाएगा, बराबर है। तो x प्लस में y बराबर क्या आना चाहिए, 180। तो 2:3 दे रखा है, तो 2 प्लस में 3 मतलब 5, 5 का मान क्या, 180। 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 को भाग दे दो आप, 5 दिया 15 और 5 छिके क्या आ जाएगा, 30। तो 1 का मान आ गया 36। हमें चाहिए किसका मान, x का मान। तो 36 को 2 से गुणा करोगे, 36 दूनी 72 मतलब x कितने डिग्री का है, 72 का, और y कितने डिग्री का है, 36 से 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री का। कितना, 108 का। z का मान हमसे पूछा है। तो एक बात बताओ आप, जब ये x जो आपका आया है कितना, 72 डिग्री, तो जड भी तो कितना होगा, जड भी कितना होगा, 72 डिग्री होगा। कितना होगा, 72 डिग्री। जड वाली आकृति बन रही है, आपको समझ में आ गया होगा। ये लो बन गई कि नहीं बन गई ये वाली, तो जब x 72 है तो जड भी कितना होगा, 72। ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में हम बात करें कि एक समांतर चतुर्भुज के कोण समद्वि विभाजकों द्वारा बनाई गई आकृति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। समांतर चतुर्भुज ये हो गया, ठीक है। अब इनके कोण समद्वि विभाजक, ये लो कोण समद्वि विभाजक मैंने कर दिया। ये लो कौन सी आकृति बनी, तो बताओ ये आयत नहीं बन गया क्या, यहाँ पे क्या बन गया, आयत। तो यही तो हमसे पूछा है, आयत बन जाएगा। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने त्रिभुज का और प्रारंभिक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। त्रिभुज की भुजा दुगनी करिए तो बताओ क्षेत्रफल में भी कितना परिवर्तन हो जाएगा, दोगुनी भुजा, प्रत्येक भुजा दोगुनी करिए तो भुजाओं का 2 का योगदान हो जाता है यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 मतलब 4 गुणा बढ़ जाएगा। तो क्या मतलब क्या हो जाएगा, 4:1 क्या हो जाएगा, इसमें अनुपात बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीज है। उसके बाद में बात आती है हमारी 129 नंबर की कि एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी और क्यू के समद्वि विभाजक परस्पर ओ पर मिलते हैं, तो पी ओ क्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 129 नंबर क्वेश्चन में। इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये लो समांतर चतुर्भुज। क्या बोला इसने, ये बोला है कि कोण पी, तो मैं रख देता हूं पी क्यू आर और एस। ये लो कोण पी और क्यू के समद्वि विभाजक, ये लो मैं समद्वि विभाजक कर दिया। कोण ओ पर मिलते हैं कर दिया। पी ओ क्यू ये हमें कोण चाहिए, कितना होगा। तो अब एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, 90-90 डिग्री के कोण, तो ये कितना है 45 का, ये भी कितना है 45 का, ठीक है। तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, 90 ही तो हो जाएगा ना, त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज के कोणों का योग 180, तो 45 45 90, तो ये हो गया, और ये भी कितना हो गया 90 का हो गया, तो उत्तर हो गया अपना। उसके बाद में देखो किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से 1:4 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बहुभुज में संख्याएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो मैं मान लूं कि क्या है कि जो अंतः कोणों का जो मान है क्या है, अंतः कोण और बहिष्कोण का हमसे पूछा है। बहिष्कोण का अंतः कोण से क्या दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है, ठीक है। बहिष्कोण का अनुपात दे रखा है, तो देखो इसको मैं ये लिख दूंगा, x प्लस में क्या लिख सकता हूं 4x बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास में, अंतः कोण और बाह्य कोण 180 डिग्री होना जरूरी होता है, आप सभी को पता है। तो 5x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। ये क्या हो गया हमारा बहिष्कोण हो गया। अंतः कोण कितना हो जाएगा 36 इंटू में क्या 4, कितना 144 डिग्री।
हमें बहिष कोण से ही मतलब है बहुभुज में, तो बहिष कोण कितना आ गया हमारा 36 आ गया। ठीक है, अब 36 आ गया तो आपको पता है कि एक बहिष कोण में भुजाओं की जब संख्या हमें निकालनी हो तो हमें 360 में क्या दे देते हैं, 360 में क्या दे देते हैं, बहिष कोण का भाग। तो बहिष कोण कितना हमारे पास 36, तो काट दोगे कितना आ जाएंगे 10, तो कितनी भुजाएं 10 भुजाएं। निम्न में एक समबहुभुज का बहिष कोण नहीं हो सकता, तो समबहुभुज में बहिष कोण कौन सा नहीं हो सकता, देखो 360 में ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसका भाग हम दें कि क्या जाए हमारे पास में एक जो भी भुजाओं की संख्या आ जाए। तो आप सभी को पता है समबहुभुज है मतलब भुजाएं क्या आनी चाहिए, 2 4 6 8 10 12। तो देखो मैं बात करूं 36 की कि ये कौन दे रखा है कि 36 बहिष कोण हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 10 आएंगे, भुजाओं की संख्या बहुभुज हो गया, समबहुभुज हो गया। 30 की बात करूं तो 30 का भाग दोगे इसमें तो क्या जाएगा, 12 या 36 भुजाएं कोई संख्या सम हो गई तो समबहुभुज बन गया, ये सही बन रहा है। 45 का मैं भाग दूंगा तो 45 का भाग दोगे तो भी आपके पास संख्याएं क्या आएगी, सम आएगी, क्या आएगी, सम संख्याएं आएगी। कितनी आ जाएंगी, शायद कितनी 8 आएंगी क्या, भाग देके देख लो, इसमें 9 चौका 36 है और 9 पंजा 45 है, तो 5 का भाग दोगे 8 बार तो 8 आ गई, ये भी समबहुभुज है। अब बचा कौन सा 22 डिग्री का भाग दोगे 360 में तो सम तो नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है यदि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर और एक आयत की भुजा 18 सेंटीमीटर। बताओ ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊं क्या, एक वर्ग और आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4a और आयत का 2 प्लस में a 2 इंटू a प्लस b। वर्ग की भुजा 15 है तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 15 मतलब 60। ये किसके बराबर है, 2 इंटू a प्लस में b के। हमें दे रखा है कि एक भुजा 18 है तो ये लो 60 बराबर में 2 और a की जगह रख दो चाहे b की जगह, वो तो एक ही बात है जो भी आएगी, 18 प्लस में b रख दो, ये लो। अब 60 बराबर में क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36 प्लस में 2b। 60 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, 24 बच जाएगा, और 24 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 12, तो b का मान 12। आयत की एक भुजा 18 दे रखी है, दूसरी कितनी आ गई 12 आ गई। क्षेत्रफल चाहिए 12 इंटू 18 कितना आएगा बता दो, 12 इंटू 18। अब देखो इससे एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, तो कितना आ जाएगा 216 अपना उत्तर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक तरीके से याद करने वाला भी क्वेश्चन है, आप याद भी कर सकते हो। कौन पूछा है हमसे कि ए ओ बी, जो ये वाला कोण है वो कितना होगा, ओ वर्त का केंद्र है तथा कोण बी ए सी 110 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी का मान कितना होगा, तो कितना होगा 133 नंबर में, 133 नंबर में अपना उत्तर कितना हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन आप कितना देख रहे हो, आप कितना देख रहे हो, आप कितना क्वेश्चन कुछ है वो वीडियो में सावधानी से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इजी सा क्वेश्चन है, याद भी रखते हो इस क्वेश्चन को और आप सोल्व भी कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, उत्तर मैं बता रहा हूँ, और कितना आएगा 140। तरीका क्या है, कमेंट सेक्शन में जो लिखेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ हकीकत में आप सीरियस रूप से तैयारी करें और आपकी हकीकत में तैयारी है। तो कमेंट सेक्शन में इसका तरीका जरूर टाइप करना, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। मैंने सभी वीडियो आपको उपलब्ध कराए, सभी आपको टेस्ट दिए, तो आप किस रूप में ये देखते हो, आपकी तैयारी कैसी है। तो जो जो ये लिखेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी से आग्रह है कि जरूर निश्चित रूप से आप कमेंट में इसका जो सॉल्यूशन है वो जरूर टाइप करके मुझे बताएं। 140 उत्तर है, ये बता दिया मैंने आपको। किसी वर्त की परिधि व क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है अर्धव्यास कितना होगा। तो देखो वर्त की परिधि कितनी है 2πr, वर्त का क्षेत्रफल πr² बराबर है संख्यात्मक रूप से। तो देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, आर बराबर कितना आ गया 2, यही तो पूछा है हमसे, अर्धव्यास बन गया। उसके बाद में देखो कि 2.5 मीटर लंबी और 1.7 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार रोलर को जब सड़क पर रोल किया गया तो पाया गया कि उसने 5500 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को तय कर लिया है। तो रोलर ने कितने चक्कर तय किए, पहले तो क्या निकाल लो, बेलन का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो ऐसा दे रखा है इसने, एक ऐसा बेलन है, ये बता रहा है, ठीक है, ऐसा एक बेलन है, इसमें देखो ये दे रखा है, ये कह रहा है कि 1.75 मीटर, तो क्या इसमें त्रिज्या है, लंबाई बता रहा है, मतलब देखो यही तो हो जाएगी, इसकी ऊंचाई मान लो, लंबाई मान लो कितनी 2.5, क्षेत्रफल कर लो इसका क्या था 2πrh, 2 गुणा में 22 बटा में 7 इंटू में r 1.7 और h कितना है 2.5। ये लो करोगे ज्ञात है तो इधर से पॉइंट हटाओगे 100 आ जाएगा, इधर से पॉइंट हटाओगे इंटू में 10 आ जाएगा। अब देखो काट दो इसको, 25 7 175 और 25 चौका 100, 7 से 60 काट दो, 25 से काटोगे 25 से नहीं कटेगा ना, 5 से काट दो, 5 5 25 और 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 से 2 काट दो, काटोगे इसको 11 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये कितनी बार 2 बार कट जाएगा। 11 को क्या कर लो आप 5 से गुणा करना है क्या, 11 को 5 से आप क्या कर लो गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 11 पंजा 55 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 पंजा 55 आ जाएगा, ठीक है। और 55 में क्या दे देना है 2 का भाग, तो 55 में 2 का आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 27.5, समझ गए होगे, इतना ही 2πrh से ज्ञात करना है भाई, सीधी सी बात है, 2 गुणा 22/7 इंटू में 1.75 इंटू में 2.5, ये तो कर ही सकते हैं ना। उत्तर इसका मैंने बता दिया, करके भी मैंने बता दिया, काट के उत्तर आ रहा है 55 पॉइंट कितना बताया मैंने
11 5 55/2 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 27.5। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे करते हैं। हमारे पास आ गया कि जो ये क्षेत्रफल जो होगा इसका कितना होगा 27.5 मीटर स्क्वायर। हमें ये दे रखा है कि जो भी उसने सड़क पे जो रोल इसने किया तो इसने जो क्षेत्रफल तय किया वो किया 5500 मीटर स्क्वायर। कितना 5500 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि जो बेलन के जो बाहर का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है 27.5 है। तो बताओ इस पर कितने फेरे लिपटे हुए थे, कितने फेरे लिपटे हुए थे। तो एक बार में कितना चक्कर मारेगा तो कितना कर देगा 27.5। हमें तो करवाना है 5500, भाग दे दो इसका। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो गुणा में क्या आ जाएंगे 10। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करोगे तो उत्तर कितने आ जाएंगे हमारे पास में, उत्तर कितने आ जाएंगे, सोल्व करोगे तो उत्तर आ जाएंगे हमारे पास में 200। कितने आ जाएंगे 200। ये क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी एक धातु की चादर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया। तो घन की भुजा, एक घनाभ दे रखा है आपको, और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो 27 इंटू में 8 इंटू में 1, एक धातु की चादर है, ये तो आयतन। अब घन की भुजा पूछा, और घन का जो आपको पता है कि जो क्या होता है आयतन कितना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। कितना होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, तो भुजा की क्यूब बराबर ये आयतन तो दोनों के ही बराबर होंगे ना, उसी से तो बनाया है ना। तो ए क्यूब बराबर 27 इंटू 8 इंटू में 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 27 का घन करेंगे तो 3, 8 का घन करेंगे तो 2 और 1 का करेंगे तो 1। तो ए बराबर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यही घन की भुजा है। उसके बाद में 137 नंबर है कि यदि x प्लस में 3, x प्लस में 5, x प्लस में 7, x प्लस में 10 प्रेक्षणों का मध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी आपको पता है विषम संख्या में अगर आंकड़े दे रखे हो तो उनमें जो भी मध्य जो होता है वही उसका क्या होता है मध्य। तो देखो x प्लस में 3, x प्लस में 7 और x प्लस में 2, 2 इधर रख दो, 2 इधर रख दो, बीच में क्या पता बचा x प्लस 10 5। तो x प्लस 5 बराबर कितना आ गया 9। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। यही क्या हो गया अपना x का मान रख दो। हमारे पास आंकड़े क्या हो गए 4, 4 प्लस में 3 7, 4 प्लस 5 9 और 4 प्लस 7 11 और 4 प्लस 10 कितना 14। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्यम से पूछा है। तो अंतिम 3 कितने ये 9 11 और 14 कितने हो जाएंगे 11 और 9 20, 20 और 14 जोड़ोगे तो 34, 34 बटा में कितने प्रेक्षणों का योग बटा में संख्या कितनी है 3। ये हो जाएगा अपना उत्तर है। 34 में 3 का भाग देंगे तो 11 सही 1 बटा में 3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 10 प्रेक्षणों 6 14 15 17 x प्लस 1 2x माइनस 13 32 32 34 और 43 को आरोही क्रम में लिखा गया। तो माध्यक है वो 24 है। तो x का मान कितने आंकड़े हैं 10 दे रखे हैं। तो आपको पता है कि जब भी सम संख्या दी हो है ना तो बीच के जो 2 आंकड़े उठाने, विषम हो तब तो एक ही उठाना है, लेकिन जब सम संख्या दी हो तो 2 बीच के आंकड़े उठा लो और दोनों में क्या दे दो 2 का भाग और बराबर क्या आ जाएगा माध्यक। तो देखो 4 तो इस तरफ छोड़ दो 17 तक और इस तरफ छोड़ दो 4 30 32 34 और 43, बीच में क्या बचा x प्लस 1 और 2x माइनस 13, इसमें क्या दे दो 2 का भाग। तो देखो x प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 13 बटा में 2 भाग देंगे तो क्या आएगा मध्य कितना 24। अब करोगे देखो 2x और x कितने हो जाएंगे 3x माइनस में 13 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस में 12 बराबर ये 2 इधर ले जाओ कितने 48। 3x बराबर क्या आ जाएगा ये 12 इधर जाके जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे 60। x बराबर कितना आ जाएगा 20। यही हमसे पूछा था, ये उत्तर हो गया। उसके बाद में किसी विशेष घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर निम्नलिखित में से कभी नहीं हो सकती। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नियम कहता है कि कोई भी प्रायिकता है वो 0 से कम कभी भी नहीं हो सकती। तो ये उत्तर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में बात करें 140 नंबर क्वेश्चन की। तो 140 में दे रखा है आपको कि चित्र में दिया गया कि वर्त में 11 से 17 जनवरी 2023 के दौरान वाहनों का राज्य सरकार द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान में कटे हुए चालानों की संख्या डिग्री में दर्शाया। यदि कुल चालान 72,000 हो तो चूरू जिले के कटे चालानों की संख्या सीकर जिले के कटे चालानों की संख्या से कितनी अधिक है। तो चूरू में कितने 54 डिग्री कटे और सीकर में 36। तो कितना अंतर आया हमारे पास में, तो अंतर आ गया हमारे पास में 14 में से 6 जाएंगे 8 और 4 में 3 18 डिग्री का अंतर आया। और ये कह रहा है यदि कुल चालान कितने 72,000 हैं, मतलब जो 72,000 हैं ये किसके बराबर हैं 360 के बराबर 360 डिग्री के बराबर। हमसे अंतर पूछा है तो अंतर कितना है 18 डिग्री। इंटू में क्या कर दो 18 डिग्री, सोल्व कर लो। 18 से काटोगे तो 20 में और 20 का भाग इसमें दोगे तो कितना आ जाएगा 3600 और उत्तर भी अपना 36 हो जाएगा। अब देखो बात आती है आगे मूल्यांकन के सपनों का सही क्रम बताइए। मूल्यांकन के जो सोपान है उनका जो सही क्रम है वो हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें मूल्यांकनों का जो सोपान है उनका क्रम बन जाएगा 141 नंबर में। तो देखो क्या बन जाएगा, तो उद्देश्यों का चयन 1 पर आ जाएगा, उद्देश्यों का चयन 1 पर आ जाएगा, मूल्यांकन विधियों का चयन 2 पर आ जाएगा। उसके बाद में परमाणुओं की संख्या नहीं परिस्थितियों की पहचान 3 पे आ जाएगा,
उसके बाद में मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण आ जाएगा 4 पे, और परमाणुओं की संख्या क्या आ जाएगा लास्ट में, कितना बचा 5 नंबर पे। तो उत्तर क्या बन गया हमारा बताओ, 2, 3, 1, 5 और 4, ये जिस ऑप्शन में वो क्या बन जाएगा क्रम। शिक्षा में सुधारों के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई, क्योंकि आंतरिक जो जांच है वो क्या होगी, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, पिछड़े बच्चों के लिए भी और सामान्य बच्चों के लिए, तो उपचारात्मक शिक्षण की तीनों के लिए जरूरत होती है, तो सभी। निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निर्धारण करने के लिए किया जाता है। उक्त परिभाषा किसने दी थी, तो निदानात्मक परीक्षणों की जो ऐसी परिभाषा है वो किसने दी थी, 144 नंबर है क्वेश्चन में, तो किसने, क्रो एंड क्रो ने। निम्न में से मॉरिसन की इकाई योजना का पद नहीं है, मॉरिसन की इकाई योजना का जो पद नहीं है वो कौन सा नहीं है, प्रस्तावना। प्रयोगशाला विधि का दोष कौन सा है, प्रयोगशाला विधि का जो दोष है वो कौन सा है, अधिगम अस्थायी होता है, श्रम को महत्व देता है, सहयोग की भावना विकसित नहीं होती। तो बताओ प्रयोगशाला विधि का जो दोष है वो कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग है, दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग है शिक्षण को रोचक बनाना, बिल्कुल सही है। एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, ये भी सही है। शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है, कि छात्र है वो सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालें कि शिक्षक है वो सुविधा प्रदाता की भूमिका हो, यह किस उपागम की विशेषता है। तो 148 में किसकी है, निर्मितवाद उपागम की। विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है, तो किसके सिद्धांत के अनुरूप है, कोलर के। अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया था, तो अनुभव शंकु है वो सबसे पहले किसने दिया, एडगलर डेल ने। तो देखो साइंस मैथ के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको, 80 पहले करवा दिए थे और 80 के बाद 70 आज मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो भी आपका फाइनल फ्री जो 3 पेपर करवाया था उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं कलाम एकेडमी की तरफ से मैंने सभी आपको दिए, सभी का सॉल्यूशन दिया है। आपका दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।